सब्सक्राइब करें AK इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का AK इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये है सेट 42 बिहार पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहां पर आप सभी को सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही दोस्तों आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है कि जो समुद्र में ज्वार और भाटा होता है वो कब उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पृथ्वी पर सूर्य के आकर्षण के समय। जब पृथ्वी पर सूर्य का आकर्षण होता है, चंद्रमा का आकर्षण होता है तो ज्वार और भाटा आता है। ठीक है, तो जान लेते हैं दोस्तों कि ज्वार और भाटा कब आता है और क्यों आता है, इसका थोड़ा सा रीजन, क्योंकि इसका रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर ज्वार और भाटा क्यों आता है। अब देखो दोस्तों, जब ज्वार और भाटा आता है इसका दो कारण होता है। एक तो दोस्तों सूर्य होता है और दूसरा जो होता है चंद्रमा होता है, जिसके वजह से आता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों कैसे, जब पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। एक तो रीजन ये हो गया जो अपकेंद्रीय बल जिसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ठीक है जस्ट सेंटर के अपोजिट की ओर एक बल लगता है जिसके कारण ज्वारा भाटा आता है। जो दोस्तों सूर्य और चंद्रमा की मैं बोल रहा हूँ, तो सूर्य और चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दोस्तों, वो क्या करता है, ये अपनी ओर वाटर को खींचता है जिसके वजह से ज्वार और भाटा भी आता है। तो मोटा मोटी आप लोगों को दो कारण मैंने आपको बताया कि ज्वार और भाटा क्यों आते हैं। ठीक है, और ये कब कब आते हैं दोस्तों, तो 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से कहां पर खगोलीय पदार्थ हीलियम 4 जो है बहुतायत में होता है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हीलियम 4 है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो कहाँ, पृथ्वी, शुक्र, चंद्रमा या शनि। इसका सही जवाब पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों अगर इसकी सही जवाब की हम बात करें दोस्तों कि हीलियम 4 जो है सबसे ज्यादा वो पृथ्वी पे पाया जाता है। वो भी कितना परसेंट में दोस्तों, तो 99.99%। ठीक है, इतना परसेंट जो है दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी पर हीलियम 4 पाया जाता है। उसके बाद दूसरा सबसे मोस्ट एबंडेंट यहाँ पर हम अगर बात करें दोस्तों तत्व का, तो दोस्तों वो है ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि 46.71% होता है। उसके बाद दोस्तों सिलिकॉन आता है जो कि 27.69 होता है। ठीक है, तो ये सारे यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए कि कितना पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, भार प्रतिशत में मैं आपको यहाँ पर क्वांटिटी इसकी बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद आयरन होता है, फिर कैल्शियम होता है दोस्तों, फिर होता है आपका सोडियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, और फिर मैग्नीशियम जो कि तकरीबन 2.087 यहाँ पर अर्थ के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा क्वांटिटी भी पता होना चाहिए कि क्या कितना पाया जाता है। अब देखो दोस्तों, जब हम बात यहाँ पर किए हीलियम 4, तो हीलियम 4 क्या है, तो दोस्तों जस्ट लाइक ये अल्फा पार्टिकल की तरह है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हीलियम 4 में दोस्तों 2 प्रोटॉन होते हैं। कितना प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, और 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम 4 में। ठीक है, और ये काफी स्टेबल होता है, इसी के लिए अर्थ पे दोस्तों 99.99% में ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर काफी इजी सवाल है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 23.5 डिग्री। अब देखो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और जो रात 9 बजे आप लोगों को अमीषा मैम वीडियो लेके आती है दोस्तों, तो उनका थोड़ा सपोर्ट कीजिए। वो उनको वीडियो बनाना नहीं आता है, वो थोड़ा डर जाती है वीडियो बनाते वक्त। ठीक है, तो आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए, उनको थोड़ा आगे तक बढ़ाने की कोशिश कीजिए, कि उनको अप्रिशिएट कीजिए ताकि वो आप लोगों के साथ काफ़ी बढ़िया कंटेंट दे सके। दोस्तों वो आपको दोस्तों बीपीएससी क्वालिफाइड है। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया एक्सप्लेनेशन लेकर के आते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया होगा दोस्तों उन लोगों का लेसन, अमीषा मैम का लेसन। तो दोस्तों आप लोग उनको थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, उनको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, तो आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया से बढ़िया वहाँ पर कंटेंट लेकर के आएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आप लोगों से कि पृथ्वी अपनी धुरी पे कितना डिग्री पे झुका हो, तो शायद 23 डिग्री पे झुका हुआ है। अब देखो दोस्तों शायद 23 डिग्री पे झुका हुआ है, तो दोस्तों यही
झुकाव के कारण दोस्तों पृथ्वी पे क्या होता है, मौसम में बदलाव होता है, कभी ठंडा कभी गर्मी होते रहता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर, जो अपने अक्ष पर जो घूमती है दोस्तों पृथ्वी, वो लगभग 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। कितना, 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से वो चक्कर लगाती है। और अपने अक्ष पर कितने घंटे में समय पूरा कंप्लीट कर लेता है दोस्तों, तो 24 घंटे में वो एक चक्कर जो है अपना कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पृथ्वी एक बार में अपनी अक्ष पर कितने समय में घूमती है। अभी देखो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर 24 घंटा कहा, ठीक है, तो अप्रोक्स 24 घंटा ही लेके सारे आपके यूनिट जितने भी आएंगे उसमें 24 घंटा ही लेके चलना होता है। लेकिन दोस्तों अगर एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर पूछा जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू होगा दोस्तों 23 घंटा 56 मिनट और 49 सेकेंड। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट और 49 सेकेंड में दोस्तों पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो चक्कर लगाता है एक चक्कर दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, पृथ्वी का घूर्णन या इसे परिभ्रमण भी इसे कहते हैं। ठीक है, और इसके कारण ही, अक्ष पे घूमने के कारण ही पृथ्वी पे क्या होता है, दिन और रात होते हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है कि दिन और रात क्यों होता है, तो अब पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है इसके वजह से ही क्या होता है, दिन और रात होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, कहाँ पर जो दिन है और रात है वो समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं। मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा भूमध्य रेखा पे। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक डायग्राम भी यहाँ पर बना देता हूँ जिससे आपको समझने में काफी आसानी होगी। अगर दोस्तों हम बात करें भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। कब कब होते हैं दोस्तों, तो एक होता है 21 मार्च और दूसरा होता है 23 सितंबर। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखना है, कब कब दिन रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम जब बात करें ये भूमध्य रेखा की, तो यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है दोस्तों। और ये भूमध्य रेखा क्या करता है, पूरे पृथ्वी के गोलार्ध को दो बराबर भागों में बांटता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ऊपर वाले के लाइन को दोस्तों कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, और नीचे वाले लाइन को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुपरनोवा क्या होता है। अब देखो दोस्तों, सुपरनोवा जानने से पहले आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ स्टार भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, जैसा कि दोस्तों आप इस इमेज में देख रहे हैं। दोस्तों जो स्टेलर नेबुला होता है वो दो भाग में डिवाइड होते हैं, वो चंद्रशेखरन लिमिट के अनुसार। अगर अभी देखो दोस्तों, चंद्रशेखरन लिमिट जो होता है वो कितना होता है, 1.39 एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसकी, लेकिन दोस्तों इसको हमेशा 1.4 लेकर के ही चला जाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, चंद्रशेखरन लिमिट के अनुसार मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी भी स्टेलर नेबुला जब वो विस्फोट होती है, अगर 1.4 के वैल्यू से अगर कम होता है दोस्तों, तो वो बनता है क्या, एवरेज स्टार। क्या बनता है दोस्तों, एवरेज स्टार वो बनता है। लेकिन 1.4 के मास से अधिक बनता है तो वो बनता है दोस्तों मैसिव स्टार। ठीक है, अब दोस्तों जो एवरेज स्टार होता है वो बनता है रेड गेंट। ठीक है, लाल दानव। और दोस्तों वही बात करते हैं, मैसिव स्टार जब विस्फोट होकर आगे बढ़ता है, जो मिडिल अपने एज में आता है। ठीक है, अगर स्टेबुलर नेबुला कहने का मतलब दोस्तों, जब स्टार का जन्म होता है, तो स्टार का जब जन्म हुआ तो वो थोड़ा सा जवान हुआ तो एवरेज स्टार बना और मैसिव स्टार बना, और थोड़ा बड़ा हुआ तो वो रेड गेंट बना, और जो मैसिव स्टार बड़ा होता है दोस्तों वो बनता है रेड सुपर गेंट। ठीक है, रेड सुपर गेंट बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वृद्ध अवस्था में आ जाता है। ठीक है, ये वृद्ध अवस्था हो गया। जो स्टार स्टेबुलर नेबुला था वो पैदा हुआ, एवरेज स्टार नौजवान हुआ, और रेड जो गेंट होते हैं दोस्तों, और रेड सुपर गेंट होते हैं, वो क्या हुआ, बूढ़ा हो गया। लेकिन दोस्तों जब ये बूढ़ा हो गए दोनों, ठीक है, रेड गेंट और रेड सुपर गेंट जब बूढ़ा हो गए, जब इसमें विस्फोट होता है, जो हीलियम जो है दोस्तों वो कार्बन में बदलते हैं, तो वो क्या होते हैं दोस्तों, वो विस्फोट होते हैं। जब रेड गेंट विस्फोट होता है दोस्तों तो वो प्लानेटरी नेबुला में बनता है। लेकिन दोस्तों जब रेड सुपर गेंट यहाँ विस्फोट होता है दोस्तों, तो वो किस में बनते हैं दोस्तों, और वो बनते हैं सुपरनोवा। और सुपरनोवा क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का गैसों का बादल होता है। ठीक है, और यही सुपरनोवा से दोस्तों आपको न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है,
आपको न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं और दोस्तों आपको यहाँ से ब्लैक होल बनता है। ठीक है, किससे बनता है? सुपरनोवा से ही आप लोगों का ये दोनों चीज यहाँ बनता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ पर पूरी जानकारी मिल गया होगा लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों सुपरनोवा क्या होता है? तो सुपरनोवा दोस्तों आप लोगों का क्या हो जाएगा? एक विस्फोटक तारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि पृथ्वी की परिधि क्या है। देखो दोस्तों यहाँ पृथ्वी की परिधि पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की परिधि क्या है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 40,000 किलोमीटर जो है वो दोस्तों पृथ्वी की परिधि है। पृथ्वी का परिधि कहने का मतलब है दोस्तों ये पूरा जो आपका सर्कल हो गया वो हो गया पृथ्वी का परिधि। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप मान लो, इसे नॉर्थ पोल मान लो, इसे साउथ पोल मान लो। ये जो दोस्तों हो गया आपका पूरा परिधि हो गया दोस्तों। ठीक है, आप इसे भी बोल सकते हो। ये जो दोस्तों पूरा राउंड है वो 40,000 किलोमीटर का है पृथ्वी का परिधि। ठीक है, चलिए दोस्तों अब एग्जैक्ट इसकी वैल्यू की बात करें दोस्तों विषुवतीय रेखा से, तो दोस्तों इसकी जो परिधि है दोस्तों वो क्या है? 40,075 किलोमीटर। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है विषुवतीय रेखा से अगर हम बात करें तो 40,075 किलोमीटर होता है। अगर ऊपर से लेकर नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल में बात करें तो दोस्तों ये 40,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को पता रहना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अर्थ आवर की अवधारणा कब से शुरू हुआ। अब आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि अर्थ आवर आखिर होता क्या है, लेकिन यहाँ अवधारणा कब और कहां से शुरू हुआ है ये आप लोगों को बताना है। दोस्तों जो अर्थ आवर की अवधारणा है दोस्तों वो 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थ आवर दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी बिजली होते हैं, जितने भी एनर्जी के सोर्स है, उसे जागरूक करने के लिए लोगों के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अर्थ आवर के नाम पे काम होता है। और दोस्तों ये WWF का संस्थान के द्वारा ये जो अर्थ आवर है दोस्तों वो चलाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? अर्थ आवर जो चल रहा है WWF के द्वारा, तो दोस्तों लोगों में बिजली के महत्व के प्रति और पर्यावरण के सुरक्षा के प्रति जागरूक करना होता है। अब दोस्तों कभी कभी आपको पूछा जाता है कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है WWF का, तो दोस्तों वो है सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में। अब एक छोटा सा करंट अफेयर मैं आप लोगों को यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ अर्थ आवर से रिलेटेड। जो 2019 का अर्थ आवर हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? तो 20 मार्च को हुआ था 2019 का अर्थ आवर। इसमें क्या होता है दोस्तों? रात 8:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक, मतलब कि आधे घंटे के तक के दोस्तों यहाँ पर पूरा बिजली को गुल कर दिया जाता है, जिससे कि एनर्जी की सेविंग हो और लोगों को जागरूक किया जाए कि एनर्जी को हम लोग सेव कर सकते हैं। उसे ही अर्थ आवर के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन है कि निर्बाध विश्व प्रसारण के लिए कितने भौगोलिक उपग्रहों की आवश्यकता होती है। देखो दोस्तों यहाँ पर निर्बाध विश्व प्रसारण के लिए भौगोलिक उपग्रहों की आवश्यकता की पूछा जा रहा है कि कितने उपग्रहों की यहाँ आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों यहाँ 3 जो है दोस्तों उपग्रहों की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर विश्व प्रसारण आप कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 उपग्रह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संस्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने अंतराल होते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ज्वार भाटाओं के बीच के अंतराल पूछा जा रहा है कि उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है। किसी स्थान पर अगर जहां ज्वार भाटा आता है, ठीक है दोस्तों, तो वहां कितने समय का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों 12 घंटा और 26 मिनट। 12 घंटा और 26 मिनट का अंतराल होता है दोस्तों उच्च ज्वार भाटा में। ठीक है, आने और जाने में। ठीक है, अब देखो दोस्तों जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो ज्वार भाटा है वो क्यों आता है? सूर्य के और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है और पृथ्वी के दोस्तों आपके जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो अपकेंद्रीय बल है, उसके वजह से जो है ज्वार भाटा आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जल चक्र मौजूद है यानी कि जल की उपस्थिति है, तो दोस्तों वो होगा हमारा पृथ्वी। और जल की उपस्थिति के कारण ही इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 11 का आंसर। जल चक्र कहाँ मौजूद है? वो पृथ्वी पे है और जल चक्र के कारण ही पृथ्वी पे जीवन भी संभव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि क्षुद्र ग्रह जिसे कि एस्ट्रॉयड कहा जाता है सूर्य के चारों ओर और किनके बीच चक्कर लगाते हैं। अब देखो दोस्तों, काफी कंफ्यूजिंग सवाल है, कई एक बार आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों इसकी सही जवाब की बात करें दोस्तों, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं जिसे कि एस्ट्रॉयड कहा जाता है दोस्तों, वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों सूर्य के भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे गर्म ग्रह कौन सा है यहाँ बताना है। अभी देखो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुध होगा या शुक्र होगा, क्योंकि बुध सबसे पास में है सूर्य के, तो वो सबसे ज्यादा गर्म होगा। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। सूर्य के पास होने से यहाँ कुछ नहीं होता। शुक्र जो है दोस्तों सूर्य से दूसरे नंबर पर ग्रह आता है, और ये दोस्तों सबसे ज्यादा गर्म है, बुध से भी ज्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है, वो क्यों है दोस्तों, कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। दोस्तों यहाँ 90 से लेकर के 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिससे कि दोस्तों जो शुक्र ग्रह होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो एक दोस्तों प्रेशर कुकर के भांति काम करता है। ठीक है, पूरा गैस उसमें भर जाता है, जब सूर्य के प्रकाश आती है तो दोस्तों ये और हीट हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ सबसे गर्म ग्रह के रूप में ये पाया जाता है शुक्र ग्रह। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा क्या है यहाँ पर ये बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों विषुवत रेखा क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाला रेखा है। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली विषुवत रेखा नहीं होती है। विषुवत रेखा अर्थ को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। यह सही हो सकता है दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जिसे विषुवत रेखा कहा जा सकता है। शनि ग्रह के गिर्द में तक मेखला है नहीं, पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष है नहीं। ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के चारों ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस ग्रह को संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ दोस्तों संध्या का तारा किसके नाम को जाना जाता है, किस ग्रह को, तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह को जो है दोस्तों सांझ का तारा या भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्योंकि ये चमकता है, इसके पास काफी हिट होता है, जिसके कारण ये चमकता है। तो सूर्य और चंद्रमा से के बाद दोस्तों सबसे ज्यादा चमकीला जो है दोस्तों ये शुक्र ग्रह ही है। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आप लोगों को अभी एक क्वेश्चन कराया था क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड दोस्तों, कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में था। यहाँ पर आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना मैं भूल गया कि नंगी आंखों से देखने जाने वाला क्षुद्र ग्रह कौन सा है। एस्ट्रोनॉट जो है नंगी आंखों से देखा जा सके उसका नाम बताइए। तो दोस्तों उस क्षुद्र ग्रह का नाम है फोर वेस्टा। मैं यहाँ नाम लिख देता हूं आप लोगों को, आप इसे नोट डाउन कर लेना। फोर वेस्टा जो है दोस्तों वो क्या है, क्षुद्र ग्रह का एक नाम है, जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था सेट 42 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के साथ हमने शेयर किया दोस्तों। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली सुबह 7 बजे और रात 9 बजे आप लोगों को वीडियो मिल सके और आप अपने बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को सारे पीडीएफ आप लोगों को शेयर किया जाता है, तो आप लोग वहां से पीडीएफ को भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रिवीजन पीडीएफ को पढ़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू गाइज, बाय।